हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज की इस वीडियो में जो हम सब जानने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम बिहार दरोगा जो है उससे संबंधित यहाँ पर हम लोग सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम डेट है वो ऑलरेडी घोषित कर दिया गया है 26 दिसंबर 2021, जो कि 2213 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है और उस पर आपके प्री एग्ज़ाम होने वाली है। तो अब आपकी तैयारी कितनी है, आपने कैसा तैयारी किया है, इस पर अब आपको फोकस करना है और ज़्यादा पढ़ाई ना करके आपने जितना नोट्स बनाया है, जितने कुछ बुक को आपने फॉलो किया है, उन्हीं बुक को अब रिवीजन करने की ज़रूरत है। इसी को देखते हुए हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें कि आपने एक पब्लिकेशन का नाम सुना है, मार्क्समैन पब्लिकेशन, जिसकी एक अच्छी खासी सेट आती है जिसने कि पूरे 100 प्रैक्टिस सेट को इसमें समाहित किया। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो अगर हमने शुरू किया है तो आधुनिक भारत के इतिहास से शुरू किया है, जिसमें कि आपके 14 नंबर तक की सेट ऑलरेडी करा दिए गए हैं। आज जो हम सेट करेंगे उसके आगे करेंगे और उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे। और ये वीडियो लंबी होगी, आपको पूरी वीडियो को देखनी है, सभी सेट को इसमें आधुनिक भारत के सेट को इसमें कराई जाएगी। और अभी आपके पास समय कम है तो आप सेट प्रैक्टिस को भी करते रहें, इस तरह के प्रश्न को बनाते भी रहें और साथ ही साथ अपनी तैयारी को जारी रखें। तो आइए देखेंगे आज हम सेट नंबर 15 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य को। देखते हैं सेट नंबर 15 में जो आज के पॉइंट होंगे। इस पॉइंट में, इस सब चैप्टर में हम लोग जो जानेंगे उसमें कांग्रेस के बनारस, कलकत्ता, सूरत अधिवेशन के से संबंधित प्रश्न देखेंगे। हम इसमें मुस्लिम लीग से संबंधित प्रश्न देखेंगे, होम रूल आंदोलन, गांधी के कुछ आंदोलन और रॉलेट एक्ट, इन सभी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ताकि आने वाली इसके सभी वीडियोज की पल पल खबरें आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न आपका है। आप हर एक प्रश्न को खुद से बनाने का प्रयास करेंगे और आखिरी में आप हर एक सेट में कितने नंबर लाते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि वक्त कम है और वक्त ही कहता है कि वक्त पर चलो तभी हम वक्त पर तेरी मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो इसी वक्त को देखते हुए आज का आपका पहला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो कांग्रेस का जो अधिवेशन किए थे 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता किया था। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, आंसर आप भी करते चलेंगे। तो अभी ऊपर में देखे थे गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की अगर बात किया जाए तो 1906 में दादा भाई नौरोजी ने किया था और दादा भाई नौरोजी ने ही इसी समय स्वराज शब्द का जो मांग रखी थी ये किया था। चौथा प्रश्न है कि स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था। तो ये सही आंसर हो जाएगा, अभी आपने जाना, दादा भाई नौरोजी। इसमें जो सभी प्रश्न हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न को हर एक पॉइंट से दिया गया है। तो एक प्रश्न पे ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उससे संबंधित प्रश्न अगले प्रश्न में दिखाई दे देते हैं। पांचवा प्रश्न है कि भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है। तो यह कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। अगला प्रश्न 6 नंबर है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। आंसर करेंगे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। सातवां प्रश्न हमारा कि नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुई थी। तो कांग्रेस में विभाजन जो है ये अधिवेशन में हुआ था, सूरत अधिवेशन 1907 में। अगला प्रश्न हमारा 8वां है कि भारतीय कांग्रेस कहां पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई। तो यह भी हुआ था, अभी आपने ऊपर में देखा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूरत अधिवेशन 1907 में। अगर आप अभी भी चाहते हैं कि आप अलग से इसकी कुछ तैयारी किया जाए तो बिहार दरोगा की तैयारी भी कराई जा रही है मात्र 99 रुपये में, और जिनका 67 और बीपीएससी वाला है CDPO 499 में है।
जिसमें आपको ये सभी फीचर्स आपको मिलेंगे, जहाँ पर डेली सेट प्रैक्टिस है, डेली क्यूज और डिस्कशन है 10 घंटे की, इन सभी बुक को कराया जाता है। ठीक है, करेंट अफेयर से है, बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल है। इसके लिए आप यहाँ पर जो डिटेल दिए गए हैं ये को फॉलो करके आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे 7654957719 इस पर आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे के प्रश्न को जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर कि 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर है रास बिहारी घोष, ऑप्शन नंबर डी। 10वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी, तो सूरत फूट के नाम से जाना जाता है 1907 का अधिवेशन। 11 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो है यह भी हुआ है 1907 में। एक तरह से जितने प्रश्न बन सकते हैं उतने प्रश्न को बना करके दिया गया है, आप ध्यान से समझेंगे और इसे बनाएंगे। 12 नंबर की प्रश्न कहता है कि सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? तो सूरत विभाजन का जो नेतृत्व किया था वह था बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। जबकि सूरत अधिवेशन की जब बात करेगा तो घोष जी थे, रास बिहारी घोष। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। आगे जो पॉइंट है मुस्लिम लीग का गठन जो कि 1906 में हुआ था, इससे संबंधित है कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। अगला प्रश्न है 14 नंबर की 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी कहाँ? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। 15 नंबर की प्रश्न है मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कौन था? मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन के रूप में आगा खां को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर की प्रश्न है कि 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? प्रश्न को समझेंगे तो वार्षिक अधिवेशन जो 1907 में हुई थी यह कराची में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 17 नंबर की सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी, किसकी अध्यक्षता में? तो हमारा सही आंसर होगा, आंसर करेंगे तो हमारा सही आंसर है अमीर अली की अध्यक्षता में लंदन शाखा की स्थापना 1908 में की गई थी। चलते अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न जो है पॉइंट मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित है। प्रश्न है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार जो लाया गया था 1909 में लाया गया था बाहर, ये भी ध्यान रखना है। 19वां प्रश्न है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट जो है भारत शासन अधिनियम में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार कहें वो इसमें हुआ था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी। आगे पॉइंट है दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन से, तो 20 नंबर की प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो ब्रिटिश काल में जो है यह कलकत्ता में था, ऑप्शन नंबर ए। 21वां प्रश्न कि 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत के वायसराय के रूप में जो जाना जाता है वह लॉर्ड हॉर्डिंग था। यहाँ पर यह भी ध्यान रखेंगे लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय था। 22वां प्रश्न कि किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई? जब बात करेगा कलकत्ता से दिल्ली लाई गई तो 1911 में, जबकि दिल्ली राजधानी कब बना? तो 1912 में। प्रश्न है 23 नंबर की दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? तो यह जो फेंका गया था हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हार्डिंग के समय में। अगला प्रश्न है 24 नंबर की ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा 1912 में प्राप्त हुआ था और बिहार के साथ साथ ओडिशा भी था उस समय। आगे प्रश्न है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन से संबंधित। कहता है 25वां प्रश्न कि दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे कहाँ? तो हमारा सही आंसर है 1916 में लखनऊ में हुआ था। अगला प्रश्न है 26 नंबर
कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया था वह थे MC मजुमदार, और इसी में जो है कांग्रेस का मिलन भी हुआ था। 27वां कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था कब? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में हुई थी। आगे की प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है 28वां कि अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन थे? मिलाने वाले कौन थे? तो एनी बेसेंट थे। 29 नंबर की प्रश्न है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो यह है BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक। आगे प्रश्न है होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित। तो 30 नंबर की प्रश्न कहता है कि होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? इससे संबंधित 2 प्रश्न बनते हैं, इसे ध्यान में रखेंगे। होम रूल लीग जो है ये एनी बेसेंट सबसे पहले किए थे, उसके बाद करते हैं बाल गंगाधर तिलक सितंबर के आसपास में। अगला प्रश्न 31वां कि 1915 से 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई, किसके नेतृत्व में? तो 1915 से 16 जो हुआ था तिलक और एनी बेसेंट के समय में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 32, एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही है किससे? तो एनी बेसेंट का जो संबंध है यह है गृह शासन आंदोलन, जिसे ही हम होम रूल आंदोलन के नाम से जानते हैं। हिंदी है उसका, होम रूल आंदोलन का। 33वां है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो हुआ यह होम रूल आंदोलन है, ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर की प्रश्न है कि तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया। ये दोनों जो है एक साथ कब मिल गया था? 1918 में मिला दिया गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 35 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक की बात करें तो एनी बेसेंट थी, ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन से संबंधित, जिसमें 36 नंबर की प्रश्न है, और गांधी से संबंधित प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ध्यान से समझेंगे और याद रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? बहुत बार ये प्रश्न पूछी गई है, ठीक है। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन को लाया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37वां प्रश्न है कि फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थित है? फिनिक्स फॉर्म की अगर बात किया जाए तो फिनिक्स फॉर्म जो है यह डरबन दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा 38 की एम के गांधी समर्थक थे किसके? मार्क्सवादी, श्रेणी समाजवाद, आदर्शवाद या दार्शनिक अराजकता? तो महात्मा गांधी जो समर्थक थे वो दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। अगला है 39 नंबर की गांधी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? गांधी की दृष्टि में अगर अहिंसा की बात किया जाए तो सत्य की प्राप्ति का रास्ता, सत्य की प्राप्ति का रास्ता है अहिंसा का अर्थ। अगला प्रश्न हमारा 40 नंबर है कि गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? तो सही आंसर है आत्मनियंत्रण। 41वां महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो यह लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, और इसी कारण से हम प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। 42वां कि गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में टोटल 22 वर्षों तक रहे थे। 43वां कि एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? जब बात करेगा सर्वप्रथम की तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में इन्होंने भाग लिया था। 44वां प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। साबरमती आश्रम जो स्थित है यह अहमदाबाद में है, ऑप्शन नंबर बी। 45वां प्रश्न कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट जो बनाया था इसे हम सत्याग्रह आश्रम के नाम से जानते हैं। 46वां प्रश्न कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में GK गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले को जाना जाता है।
आगे प्रश्न हमारा 47वां, ध्यान से समझेंगे कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया। तो सबसे पहले सत्याग्रह जो है यह महात्मा गांधी ने किया था। 1917 में जो इन्होंने किया था चंपारण सत्याग्रह, उसी से संबंधित है। प्रश्न हमारा 48वां कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है 49 कि अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो अनटू दिस लास्ट पुस्तक के लेखक हैं जॉन रस्किन, ऑप्शन नंबर ए। और 50वां प्रश्न है कि निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर बताने से पहले आप ये, जब अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और एक बार अपने दोस्तों के साथ और अपने सभी स्टडी ग्रुप में इसे शेयर जरूर कर दें। तब देखते हैं इसके आंसर क्या हो जाएगा। आपने सोच भी लिया होगा आंसर क्या है। तो सही आंसर है स्वदेशी आंदोलन, क्योंकि यह 1905 में हुआ था और जिस समय ये भारत में थे ही नहीं। अगला प्रश्न है हमारा 51वां कि निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा, बारदोली या खेड़ा। तो सही आंसर है बारदोली। बारदोली जो है ये पटेल जी से संबंधित है, सरदार पटेल से। 52 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। 53 नंबर की प्रश्न है कि गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया कब। तो गांधी के पहले महात्मा शब्द जो जोड़ा गया है यह चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया है। अगला प्रश्न हमारा 54 कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया। तो महात्मा के तौर पर जो संबोधित किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है 55 कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, बाईकोम सत्याग्रह या असहयोग आंदोलन। तो सही आंसर है बाईकोम सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर सी। प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे, अप्रत्यक्ष थे। 56 महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था। तो छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन की जब बात करें तो 20 दिसंबर 1920 को। 57वां कि भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह उपयुक्त विवरण किसका, यानी कि ये व्यापारी, बैंकर और कांग्रेसी कौन से व्यक्ति थे। तो जमनालाल बजाज थे। 58 निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC की खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए। तो यह थे जमनालाल बजाज। 59 स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे। ये थे कौन, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। ये स्वाधीनता आंदोलन के दौरान का करीबी मित्र बता रहा है, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। हमारा 60 नंबर की प्रश्न है कि भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी क्या थे। तो भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न हमारा 61वां कि गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो यह जो कथन है बहुत बार पूछे गए हैं, याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न 62 नंबर कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया कहाँ से। तो गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध किया था। अगला प्रश्न निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया है। तो भूख हड़ताल का प्रयोग पहली बार हड़ताल के रूप में किया अहमदाबाद की हड़ताल में। अगला प्रश्न है हमारा 64 की 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था। कृषक वर्ग, मध्यम वर्ग, जनता या मजदूर। तो 1917-18 में जो भाग लिया था मजदूरों ने लिया था, ऑप्शन नंबर डी। कहीं कहीं पर आपको औद्योगिक मजदूर भी दिखाई देगा, तब आप औद्योगिक मजदूर आंसर करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 65 कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, यही प्रश्न जो अभी हमने ऊपर में देखा। आगे प्रश्न हमारा 66वां कि निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई।
खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। तो इन सभी में चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में होती है, बाकी अन्य सभी जो है बाद में होती है। 67 है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? तो चंपारण में 1917 में किया। अगला प्रश्न है 68 नंबर की गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। गांधी जी का जो चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है? तो नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। 69वां गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है 3 कठिया पद्धति से, ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न है हमारा 70 कि चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो 3 कठिया प्रथा का मतलब होता है किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। अभी भी आपने सुना होगा कट्ठा, 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा, तो उसी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में क्या होता है? नील की खेती किया जाता था। आगे प्रश्न हमारा 71 कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित हैं? तो सही आंसर है राजकुमार शुक्ल, जो कि चंपारण के ही थे, भीतरहवा के। 72 चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेपी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण सॉरी। तो जयप्रकाश नारायण का संबंध चंपारण आंदोलन से नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन से है। 73 है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ किया था? तो गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह जो किया यह था चंपारण में। 74 महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? खेड़ा, चंपारण, बारदोली या बरोड़ा? तो यह भाग लिए थे चंपारण में 1917 में। 75 नंबर की प्रश्न है कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता के रूप में महात्मा गांधी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो इसका विरोध जो करने वाले व्यक्ति थे वह है रविंद्रनाथ टैगोर। चलते हैं आगे की जो पॉइंट है किसान आंदोलन एवं किसान सभा से संबंधित। तो 77 है कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। तो भारत का सर्वप्रथम जो किसान आंदोलन था वह है बिजौलिया किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी। 78 निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा के स्थापना से संबंध नहीं था? इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। तो 78 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा से संबंधित नहीं है। अन्य सभी इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय हैं। 79 कहता है कि वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? तो यह संगठित किया था अवध में। 80 नंबर प्रश्न है कि अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य मुख्य रूप से लगान का नगद में परिवर्तन था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 81 है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता क्या था? स्वामी सहजानंद, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 82 कि वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। 83 कहता है कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? किसान आंदोलन के साथ अगर जुड़े हुए की अगर देखा जाए यहाँ पर तो राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है 84 कि बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो ये इसका नेतृत्व किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला 85 कि निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो इन सभी में अगर देखा जाए तो सरदार पटेल की जो मुख्य भूमिका है बारदोली सत्याग्रह से है। हम माफ करेंगे, हाँ 85 बारदोली सत्याग्रह से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 86 की वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। 87 कहता है कि महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो यह है बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर बी। 88 है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूमि दान आंदोलन जो है यह किसने किया था? तो विनोबा भावे ने। देखते आगे की प्रश्न जो है 89 कि भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी कहाँ?
तो भूमिदान आंदोलन या भूदान आंदोलन की जो शुरुआत है ये आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल से संबंधित 90 नंबर की प्रश्न कहता है कि भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की। तो मजदूर संघ की स्थापना बीपी बाडिया ने किया है, ऑप्शन नंबर बी। 91 है कि निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया गया है महात्मा गांधी के द्वारा। चलते हैं 92 नंबर की प्रश्न है कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारत ट्रेड यूनियन जो कि 1920 में इसकी स्थापना होती है और इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। हमारा अगला प्रश्न है 93 की बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब की गई। तो यह 1920 में की गई थी। आगे है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बम्बई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। अगला है 95 नंबर की प्रश्न कहता है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो यह है एम.एन. रॉय, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय। 96 कहता है कि कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। तो यह सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साम्यवादी आंदोलन। 97 ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1926 से 1939 के बीच में ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण थे। 98 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था। तो ये है एम.एन. रॉय, ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारा रॉलेट एक्ट से संबंधित 99 कि रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था कब। तो रॉलेट एक्ट जो है यह 1919 में लागू किया गया था। और आज का आखिरी प्रश्न है कि जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो इसका आंसर आप करें और अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए हैं तो आप शेयर करेंगे और आखिरी में आप अब कमेंट करके बताएंगे कि इस सेट से ये सेट नंबर 15 था तो सेट नंबर 15 में आपके टोटल कितने मार्क्स आए। और आगे की भी वीडियो आप कंटिन्यू देखते चलें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले लेंगे, आपको वहाँ पर डाल दिया गया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। अब देखेंगे सेट नंबर 16। सेट नंबर 16 से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे 100 प्रश्न यहाँ पर भी देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अभी आप कमेंट करते चलेंगे। यही समय है जिसमें कि आप सभी सेट को, सभी बुक्स को जितना जल्दी पढ़ करके एक बार रिवीजन कर सकते हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपका जो भी कुछ छूटा हुआ रहे ये आपको लगे कि हमको इस पॉइंट पे अब ज़्यादा काम करना है, उसी पर काम करें क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो अब सेट नंबर 16 की अगर बात करें तो सेट नंबर 16 में जो हम जानेंगे प्रश्न वो सभी पॉइंट कौन कौन सी है। रॉलेट एक्ट से संबंधित जानेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड से जानेंगे, कुछ असहयोग आंदोलन होंगे, साइमन कमीशन होंगे, स्वराज पार्टी का गठन होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, गांधी इरविन समझौता होगा, कांग्रेस का कराची अधिवेशन होगा और गोलमेज सम्मेलन पर आधारित सभी प्रश्न को हम जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आंसर करते चलिएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कहता है सेट नंबर 16 की कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था। तो अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला कदम जो है वह है रॉलेट सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले प्रश्न की ओर। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में जो लगान नहीं देने के बारे में कहा था तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी श्रद्धानंद। तीसरा प्रश्न है कि द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है। ये जो नाम है ये किसका है। तो यह रॉलेट एक्ट का ही ओरिजिनल नाम है, द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। चलते हैं आगे। अगर आपको बिहार दरोगा की अगर अलग से बैच ज्वाइन करनी है तो आप 99 रुपीज़ में आप 26 दिसंबर तक आप हमारे साथ बने रह सकते हैं इस बैच में। और बीपीएससी का 499 आपके 23 जनवरी तक के लिए बैच शुरू कर दी गई है, जहां पर आपको डेली एक सेट प्रैक्टिस बीपीएससी और दरोगा का कराया जा रहा है। डेली क्यूज और डिस्कशन डेली 10 घंटे इन सभी बुक को फॉलो कराया जा रहा है। बिहार स्पेशल है, करंट अफेयर्स हैं
इस पर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर को फॉलो करेंगे, या यहाँ पर सारी डिटेल आपको दे दी गई है। आप वीडियो को पॉज कर लें और उसको ध्यानपूर्वक पढ़ करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। नंबर है 7654957719। चलते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित। चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी। तो चौथा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट एक्ट का बनना। पांचवा प्रश्न कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये आप जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। छठा प्रश्न है कि जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था, तो यह हुआ था हमारा अमृतसर में। सातवां प्रश्न है कि काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे, किसके गिरफ्तारी के विरोध में। तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वह है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में। आठवां कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया था। तो नाइट की उपाधि को वापस लौटाने वाले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर। 9 नंबर की प्रश्न कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया था। तो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से जो इस्तीफा दिए थे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 9 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, शंकरन नायर। 10वां प्रश्न कि निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि लौटाई थी। तो सर की उपाधि लौटाने वाला रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न हमारा कि हंटर आयोग की नियुक्ति किसने की थी। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। 12 नंबर का प्रश्न है कि जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है। तो सही आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। आगे की प्रश्न है 13 नंबर की जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला था। तो माइकल ओ डायर को उधम सिंह ने मारा था, ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर की प्रश्न है कि उधम सिंह ने लंदन में किसको मारा था। तो लंदन में उधम सिंह ने मारा था सर माइकल ओ डायर को। अगला प्रश्न हमारा 15 नंबर कहता है कि 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो यह था लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1919 में जलियांवाला बाग के समय। 16 नंबर की प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दी रॉलेट एक्ट। अब जो पॉइंट है खिलाफत आंदोलन से संबंधित 17 नंबर प्रश्न कहता है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो यह चुना गया था महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न 18 नंबर कहता है कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया था किसने। ह्यूम ने, सर सैयद ने, करजन ने या गांधी जी ने। तो गांधी जी ने दिया था। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। सॉरी, तो ये सही आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने ही देखा था। 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी। तो भागीदारी की भर्त्सना किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, मतलब कि उपासना किया था, अवहेलना। 21वां है कि निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था। तो खिलाफत आंदोलन का परिणाम था कि हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी। अगला प्रश्न है कि वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया वे कौन थे। तो यह थे स्वामी श्रद्धानंद। अगला प्रश्न निम्नांकित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना या स्वामी श्रद्धानंद। तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन जो नहीं किया था वह है मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है 24वां कि 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी। खिलाफत आंदोलन कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह हुआ था इलाहाबाद में।
25वां प्रश्न है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना में से एंचिसन के इस कथन का संबंध है। एंचिसन ने कहा था, उस समय का अंग्रेज अधिकारी था, तो सही आंसर है खिलाफत और असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से 22 के बीच में हुआ था। 26वां प्रश्न है कि मोपला का जो 1921 का मोपला आंदोलन का शाखा थी किसका, तो यह जो है खिलाफत आंदोलन का ही शाखा है 1921 का मोपला। असहयोग आंदोलन से संबंधित है। 27वां कि निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था CR दास ने, ऑप्शन नंबर 1। हमारा प्रश्न है 28वां कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया, तो यह शुरू किया था 1920 में। 29वां प्रश्न कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा है, तो यह था असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर की प्रश्न है कि खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। आंसर करते चलेंगे आप भी। खिलाफत आंदोलन पर असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था यह है 1920 में। 31वां प्रश्न कहता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को जो प्रारंभ किया था यह है 1920 में। अगला प्रश्न, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था। एक वर्ष में स्वराज का नारा ये गांधी जी का है और सही आंसर है असहयोग आंदोलन के समय। 33 नंबर की प्रश्न कहता है कि एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था किस आंदोलन का, तो ये आंदोलन है असहयोग आंदोलन, नारा दिया था गांधी जी ने। 34 नंबर की प्रश्न कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय वापस कर दिया वह कौन सी थी, तो केसर-ए-हिंद था। 35 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दिया था। यह बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखना है चित्तरंजन दास। 36 नंबर की प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है, तो चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 5 फरवरी 1922 है। 37वां है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था, तो असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के समय लिया था। 38 नंबर की प्रश्न कहता है कि चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, 38 का, ऑप्शन नंबर डी, बारदोली। चौरी चौरी घटना के बाद के समय महात्मा गांधी कहाँ थे, तो बारदोली में थे। 39 है कि असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए यह कब समाप्त हुआ। 1920 में शुरू हुई असहयोग आंदोलन यह जाके समाप्त हुआ था 1922 में। अगला प्रश्न कहता है कि दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था डॉक्टर मुंजे, ऑप्शन नंबर डी। 41वां प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है, तो यह निष्ठुर बर्बादी जो लिखा गया है यह कहा जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर से। अगला प्रश्न है 42वां कि 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था, तो 1921-22 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था इसका फल क्या दिखाई दिया, तो यह हिंदू मुस्लिम में एकता बढ़ी थी। अब जो प्रश्न मिलेगा हमें स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित है 1923 में जिसकी स्थापना हुई थी। 43वां प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था, तो सही आंसर है CR दास, ऑप्शन नंबर ए। 44वां प्रश्न है कि स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ था क्या, यानी कि स्वराज पार्टी का गठन जो है किसकी असफलता के बाद हुई थी, तो हमारा सही आंसर है असहयोग आंदोलन के बाद। प्रश्न है हमारा 45 के स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था किसने। स्वराज पार्टी को स्थापित करने में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे, ऑप्शन सी। 46वां है कि मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल के में नहीं था। दल में कौन नहीं था, श्रीनिवास अयंगर, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 46 का सी राजगोपालाचारी स्वराज दल के नेता नहीं थे, अन्य सभी अयंगर, चित्तरंजन दास और विट्ठल भाई पटेल थे।
47वां कहता है निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है। देशबंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को। हमारा 48वां कहता है कि स्वराज्य आम आदमी के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की है। तो यह नारा जो है CR दास की है। 49वां कहता है कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था। तो निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन हुआ था, तो यह हुआ था इंडियन लिबरल फेडरेशन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था उसके निंदा करने के बाद ये बना था इंडियन लिबरल फेडरेशन। 50वां है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन थे, तो यह थे विट्ठल भाई जे पटेल। 51वां कि वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो यह हुए थे विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी। साइमन कमीशन जो कि 1927 में आया था, इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। कहता है कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया, तो आया था 1928 में। साइमन कमीशन आयोग जो है साइमन आयोग नियुक्त किया गया था कब, तो यह 1927 में। इसकी नियुक्ति होती है 27 में, भारत आते आते 1928 हो जाता है। 54 नंबर प्रश्न कहता है कि 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था, तो इसका उद्देश्य था प्रशासनिक सुधार पर विचार करना। 55 भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्यों बहिष्कार किया था, क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारत के नहीं थे, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है 56 कि लाला लाजपत राय घायल हुए थे कब, तो ये हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में जो लाठीचार्ज हुआ था उस समय 1928 में। 57 की पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई है, तो पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय को दिया गया है। 58 है कि नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी किसके द्वारा, तो नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया था ML नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। 59 है कि कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी, तो 59 का जो सही आंसर है वह है नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी। आगे की जो पॉइंट हैं वह है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929। तो देखते हैं 60 नंबर क्या कहता है। 60 नंबर कहता है कि 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा, तो कांग्रेस को जो लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था यह है ऑप्शन नंबर बी, हसरत मोहानी 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में। प्रश्न है हमारा 61 नंबर कि कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव कांग्रेस ने जो लाया था 1929 में लाया था। 62 नंबर की प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया किस वर्ष। पूर्ण स्वराज की अगर बात किया जाए तो यह हुआ था 1929 में, नेहरू जी के समय में हुआ था। 63 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, जो कि 1929 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। 64 कहता है कि कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया, तो कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज जो घोषित किया गया था यह है जवाहरलाल नेहरू के समय, ऑप्शन नंबर सी। 65 है कि 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया, तो यह फहराया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। आगे की प्रश्न देखेंगे। 66 कहता है कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था। ये सभी प्रश्न अक्सर रिपीटेड घूम रहा है तो ध्यान दीजिएगा, याद हो ही जाएगा एक बार में करते करते। लाहौर सही आंसर है, लाहौर। 67 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की 1929 के अध्यक्ष कौन थे, तो 1929 के जो अध्यक्ष हैं 67 का सही आंसर जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। अब है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित अगर 68 प्रश्न देखें
तो कहता है किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। तो सही आंसर है लाहौर सत्र में। वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कर दें और अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दें और एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे। आगे के प्रश्न हमारा 69 की दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ। तो दांडी यात्रा के साथ जो प्रारंभ हुआ था यह है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर का प्रश्न कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था कब। तो दांडी मार्च प्रारंभ किया था 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने। 71 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी कहाँ। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किया था साबरमती से, ऑप्शन नंबर बी। 72 है कि महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था कहां से। तो महात्मा गांधी ने 1930 में जो किया था यह है दांडी से, ऑप्शन नंबर बी 1930 याद रखेंगे। 73 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था कहां से, मतलब किसके बाद या किस लिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है यह दांडी मार्च के बाद शुरू हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है 74 की ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध किससे है। तो इसका संबंध नमक कानून को तोड़ने से है, ऑप्शन नंबर बी। 75 है निम्न में से सबसे पहले कौन सी घटना घटी। दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन या गांधी इरविन समझौता। तो सबसे पहले की घटना देखा जाए तो साइमन कमीशन जो कि 1928 में आया था। आगे चलते हैं, अन्य सभी ऑप्शन को देख लीजिए। तो 1930, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन और गांधी इरविन 1931, दांडी मार्च 1930। 76 है कि भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था। तो ये हुआ था महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च संबंधित है। 77 है 77 नंबर की नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया। तो इसका स्थान लिया था इनका अब्बास तैयब जी। आगे चलते हैं, प्रश्न हमारा 78 की महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहां थे। तो यह थे यरवदा जेल में, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न हमारा 79 के आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। तो प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 80 की गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह कौन था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो यह था बेब मिलर जो कि साबरमती आश्रम में ठहराया था। प्रश्न हमारा 81 की लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। तो लाल कुर्ती दल जो संगठित किया गया था इसका उद्देश्य है अंग्रेजों को निकालने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। 82 गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था किस आंदोलन में। तो गढ़वाल रेजिमेंट जो था यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में गोली चलाने से मना कर दिया था। चलते आगे की जो प्रश्न है लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है, खान अब्दुल गफ्फार खान। 84 है कि सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था। तो पेशावर कांड का नायक था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। 85वां है कि जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना है। तो जिया तरंग आंदोलन जो है यह मणिपुर में हुई थी, ऑप्शन सी। 86 कहता है कि बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका। तो बेगूसराय में जो चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध जो आंदोलन हुई थी वह संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। 87 कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया किसको। तो किसको महत्व दिया था, रचनात्मक कार्यक्रम को। 88 कहता है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो यह प्रभावती देवी जो कि पटना से संबंधित है। आप हमें कमेंट में ये बता दीजिए कि प्रभावती देवी जो है किन की पत्नी थी, बहुत ही बार पूछा गया है। अब देखते हैं गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता की अगर बात किया जाए तो 89 कहता है कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे कब। ये हुआ था 1931 में। आगे के प्रश्न है 90 की 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को जो समझौता हुई वह है इरविन गांधी समझौता या गांधी इरविन समझौता।
91 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था। तो यह प्रस्तावित जो था 91 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 92 है कि गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यह भूमिका निभाया था मुख्य रूप से तेज बहादुर सप्रू। आगे के प्रश्न है 93 कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा। तो यह सरोजिनी नायडू ने कहा था। अब देखते हैं कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931। तो कहता है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था। तो 94 का सही आंसर है वल्लभ भाई पटेल। हमारा अगला प्रश्न है 95 कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित किया था। तो 95 का जो सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न है गोलमेज सम्मेलन जो कि 96 से है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था मौलाना मोहम्मद अली। आगे के कुछ और प्रश्न बचे हैं। 97 कहता है कि लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो यह किया था के.टी. पाल ने, ऑप्शन नंबर डी। 98 कहता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो यह किया था महात्मा गांधी ने। और 99 कहता है कि महात्मा गांधी जब दिल्ली गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो यह था किंग्सले हॉल में, ऑप्शन नंबर बी। और आखिरी प्रश्न है आज का इस सेट का कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन किस पानी के जहाज से गए थे, उसका नाम क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा एस राजपुताना। तो ये थे सेट नंबर 16 के सभी 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करेंगे आपको वीडियो पसंद आए होंगे और प्रश्न भी आपको अच्छे लगे होंगे। आपने अच्छी खासी प्रश्नों को हल किया होगा। आप बताएंगे सेट नंबर 16 से आपके कितने सही हुए। साथ ही साथ आप ये भी सोच करके बता देंगे कि आधुनिक भारत का इतिहास खत्म होने के बाद आपको किस सब्जेक्ट का सेट चाहिए। तो ये था सेट नंबर 16। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के वीडियोज और नए वीडियोज की अपडेट के लिए। अब इसी सीरीज में हम लोग कंटिन्यू देखते हैं सेट नंबर 17। सेट नंबर 17 को जानेंगे। हमने अभी जाना सेट नंबर 15, सेट नंबर 16 और सेट नंबर 14, 13, 11, 12 जो है आधुनिक भारत का इतिहास, वो आप देख लेंगे। मार्क्समैन की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे अन्य सभी सेट। तो सेट नंबर 17 को देखेंगे। आप पुनः आपसे कहेंगे कि एक बार वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें अपने स्टडी ग्रुप में और लाइक करें, कमेंट करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो देखते हैं आज का जो सेट नंबर 17 है। सेट नंबर 17 में जो पॉइंट हम जानेंगे, इसमें हम जानेंगे गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, देसी रियासतें, द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी से संबंधित प्रश्न को। तो आप पूरे प्रश्न को देखें, 100 प्रश्न तक आप बने रहें हमारे साथ और आखिरी में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सेट नंबर 17 में आपके कितने प्रश्न सही हुए। क्योंकि हमारा जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है 26 दिसंबर डेट आ चुकी है। तब हमारे पास सिर्फ काम यही है कि हम जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करें और जो बुक को आपने पढ़ा है या पढ़ रहे हैं उसी को आप फॉलो करते रहें। किसी भी नए बुक को और या किसी भी इधर उधर की झमेले में ना पड़िए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो आइए देखते हैं सेट नंबर 17 का पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने सर्वप्रथम भाग लिया था। तो सही आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे। आगे ऐसे प्रश्न मिलेंगे इसके। कहता है महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे। तो कहाँ से लौटे थे, तो लंदन से लौट के आए थे। खाली हाथ मतलब हाथ खाली नहीं था, जिस काम के लिए गए थे वो काम इनका नहीं हुआ था, नहीं तो बाकी तो अपना झोला लेके गए थे, झोला लेके आ ही गए, है ना। देखते हैं तीसरा प्रश्न कहता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा।
तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के असफल होने का कारण है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। चौथा प्रश्न कहता है कि उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो चौथा का जो सही आंसर है वह है BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर ए। बाकी आप जो जिनका भी तैयारी कर रहे हैं बिहार दरोगा SSC GD, जो कि 26 दिसंबर को आपका बिहार दरोगा होने वाली है, इसमें आप अलग से भी क्लास करना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपये में ये कोर्स आपको कराया जा रहा है। और BPSC वालों के लिए CDPO का जो कि एक 23 जनवरी और एक 6 फरवरी का डेट आ चुका है CDPO का, तो इसमें भी आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको मिलेंगे डेली एक सेट प्रैक्टिस, डेली क्यूज और डिस्कशन जो कि 10 घंटे की होती है। इन सभी बुक को फॉलो कराया जाता है। बिहार स्पेशल है, डेली करेंट है। हमसे जुड़ने के लिए आप वीडियो को पॉज करके इसे ध्यान से पढ़ लें, सारी प्रोसेस दिया हुआ है, या फिर अधिक जानकारी आप इस नंबर पर ले सकते हैं 7654957719। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का किया था। आगे का जो पॉइंट है सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट 1932। तो देखिए छठा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया। तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था रैमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन नंबर ए। सातवां है कि अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। तो सही आंसर हो जाएगा अछूतों के लिए, ऑप्शन नंबर डी। आठवां है कि मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी। मुसलमान, सिख, अनुसूचित जाति या बौद्ध। तो बौद्धों को आरक्षित सीट नहीं दिया गया था, बाकी अन्य सभी को दिया गया। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था। तो इसने प्रारंभ किया था सांप्रदायिक निर्णय के समय में, कम्युनल अवार्ड के बाद समय। 10वां प्रश्न कहता है कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें आवंटित किए गए। तो कितने सीट आवंटित किए गए थे, थोड़ा जूम करेंगे इसको, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 71 और 147। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि पूना पैक्ट संबंधित था किससे। तो पूना पैक्ट का जो संबंध है यह दलित वर्ग से है, ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर प्रश्न है कि श्री BR अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है। तो ये दोनों के बीच में पूना में हुई थी एक समझौता जिसे हम पूना समझौता के नाम से ही जानते हैं। 13 नंबर की प्रश्न है कि पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे किसने। तो पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुआ था गांधी जी के समर्थकों एवं अम्बेडकरों ने। 14 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। BR अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय, C राजगोपालाचारी या MK गांधी। तो MK गांधी ने हस्ताक्षर नहीं किया था, बाकी वो उनमें सपोर्टिंग में थे, बाकी अन्य सभी ने किया है। 15 नंबर की प्रश्न कहता है कि 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। 16 नंबर की प्रश्न है कि ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो हरिजन सेवक संघ के स्थापना मतलब कि जो अध्यक्ष थे GD बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला थे। 17 नंबर की प्रश्न कहता है कि 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे। तो यह प्रथम प्रेसिडेंट जो थे GD बिड़ला ही थे, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है इंपॉर्टेंट है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ का हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी। अखिल भारतीय हरिजन संघ या हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। आगे है 19वां प्रश्न की दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया। दलित वर्गों का जो संघ स्थापित किया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया। हमारा अगला प्रश्न है 20 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वह है ऑप्शन नंबर ए BR अम्बेडकर।
चलते हैं आगे। तो अगला हमारा पॉइंट है कांग्रेस समाजवादी पार्टी, जो कि 1934 में इसकी स्थापना हुई। कहता है 21वां कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी कहाँ? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक हुई थी पटना में, ऑप्शन नंबर ए पहली बैठक। 22वां प्रश्न है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? तो यह हुआ था 1934 में, ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर की प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो कांग्रेस समाजवादी दल का जो प्रमुख नेता है वह है आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा 24वां कि वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? 1934 में तो अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी का जो संयोजक था वह है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी। 25वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो यह हैं जयप्रकाश नारायण ही थे, ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो जयप्रकाश नारायण को ही कहा जाता है। चलते हैं आगे की प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है 27वां कि जयप्रकाश दिवस मनाया गया कब? तो जयप्रकाश दिवस मनाया गया था अप्रैल 1946 में। 28वां है कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी, राष्ट्रवादी, अंतर्राष्ट्रवादी या साम्यवादी? तो श्री नरसिंह नारायण का जो संबंध है यह है समाजवादी से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा 29वां प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937 नंबर टॉपिक जो है 1937 से संबंधित। कहता है 29वां कि 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? मद्रास, बिहार, उड़ीसा और बंगाल। तो सही आंसर हो जाएगा बंगाल में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ? बम्बई, असम, उड़ीसा और बिहार 1937 के चुनाव में। तो यह हुआ था असम में। 31वां कि 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 3, 4, 5, 6। तो कांग्रेस का जो प्राप्त बहुमत था यह 5 था, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। 32 नंबर की प्रश्न कहता है कि वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई है? बंगाल, बिहार, मद्रास या उड़ीसा। तो 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बंगाल में, क्योंकि यहां पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर की प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस को मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? बिहार, मद्रास, उड़ीसा और पंजाब। तो यह है ऑप्शन नंबर डी पंजाब। 34 नंबर प्रश्न है कि 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल क्या था? तो सही आंसर है 28 महीना। 35वां प्रश्न कहता है कि अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति जो अपनाया गया था यह कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। अगला प्रश्न हमारा 36वां कि 1937 के चुनाव के बाद यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किनको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो यह सही आंसर हो जाएगा रफ़ी अहमद किदवई को। आगे के जो पॉइंट है कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन जो कि 1939 में हुआ था इससे संबंधित। कहता है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे कौन? 1938 में जो हुए थे सुभाष चंद्र बोस ही थे, ऑप्शन नंबर बी। 38वां है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया? तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता क्या था? सुभाष चंद्र बोस ने। आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा कि हरिपुरा जो जगह है ये किस राज्य में वर्तमान में स्थित है। आगे है हमारा 39वां कि हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था वह निम्नांकित राज्य में स्थित है? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। चलते अगले प्रश्न की ओर। 40वां कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 के सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, यह त्रिपुरी कहाँ है? तो 40 का सही आंसर है जबलपुर यानी कि मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश में याद रखेंगे। प्रश्न है 41वां कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए? तो दूसरी बार जो अध्यक्ष चुने गए थे वह था
त्रिपुरी अधिवेशन जो कि 1939 में हुआ था। 42वां है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939। 43वां है कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया सीतारामैया की वजह से और गांधी जी की वजह से। 44वां है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 45वां प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? तो यह हो जाएगा 1939 में, आप जानते हैं। 46 नंबर प्रश्न कहता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? अभी आपने ऊपर में देखा, सुभाष चंद्र बोस। अब जो आगे के पॉइंट है, देसी रियासतें। देसी रियासतें कहता है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो 1927 की जो बटलर कमेटी आई थी, इसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा देसी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। 48वां है कि ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? तो सही आंसर है 1927 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस की स्थापना। 49वां है कि निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजा मंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? तो इस समय का सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलते अगले प्रश्न की ओर। 50वां कहता है कि भारतीय संघ में राजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ? यानी कि राजवाड़ों का विलय जो हुआ था 1947 में हुआ था। 51वां है कि राज्यों का विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ वे कौन थे? तो यह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब हमने 51 प्रश्न कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट आप करते हैं तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी अच्छा लगता है। आप कुछ भी कमेंट करते हैं तो साथ ही साथ आपके कमेंट अन्य सभी लोग भी पढ़ते हैं तो उन्हें भी कुछ मोटिवेशन और कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो आप कमेंट में ज़रूर कुछ लिखा करें, अपने विचार को लिखा करें ताकि कुछ अच्छे उनको भी मोटिवेशन, आप मोटिवेशनल क्वेट्स लिख सकते हैं, आप कुछ मोटिवेशन के तौर पे किन्हीं को बता सकते हैं कि क्या करना है। 52 नंबर की प्रश्न है कि अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो यह है जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। शुरू में शामिल नहीं हुआ था, बाद में होता है। 53 नंबर कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना कब? तो यह बना था 26 अक्टूबर 1947 को। प्रश्न है 54 कि भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? तो यह रखा था पंजाब ने, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है 55 नंबर कि निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते का पक्षधर था? स्टैंड टिल समझौता जो था इसके पक्षधर में कौन था? हैदराबाद। आगे जो प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है। 56 कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसकी नीति थी कि पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ही हम ब्रिटेन को सहयोग करेंगे। 57 कि द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ था। अब बताइए कि ये शुरू कब हुआ था? कमेंट में जल्दी से बताइए। 58 है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बहुत बार पूछा गया है तो यह था विंस्टन चर्चिल। 59 है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो मुस्लिम लीग का जो मुक्ति दिवस है यह 1939 में मनाया गया था। आप हमें कमेंट में बताइए गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। अब आगे है पाकिस्तान की मांग, जिसमें 60 नंबर की प्रश्न है कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया? तो पाकिस्तान शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था चौधरी रहमत अली और उनके दोस्तों के द्वारा। 61 नंबर प्रश्न है कि मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था किसने? तो पृथक राज्य दिया था सर मोहम्मद इकबाल ने। आगे चलते हैं। 62 नंबर की प्रश्न है कि पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह आंदोलन का नेतृत्व किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। हमारा प्रश्न है 63 कि निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था सरोजनी नायडू ने।
हमारा प्रश्न है 64 की कथन नेहरू एक राजभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ, यह व्यक्त किया था किसने? तो यह कथन है मौलाना आज़ाद का। हमारा अगला प्रश्न है 65 की मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था, बताएंगे। तो यह है मार्च 1940 में। अगला प्रश्न का आंसर बताएंगे कि वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा? तो पाकिस्तान के सृजन का जो प्रस्ताव रखा गया था खलीकुज्जमा ने किया था। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे कि मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता मिला है लाहौर अधिवेशन में। हाँ, अगला जो प्रश्न है आपका 68 नंबर, आंसर करेंगे कि वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो पाकिस्तान दिवस जो मनाया गया था वह था 23 मार्च 1943। अब जो आगे के पॉइंट हैं वह है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 से संबंधित। 69 प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? तो प्रथम सत्याग्रही का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, विनोबा भावे। आगे चलते हैं, हमारा 70 नंबर प्रश्न कहता है, आप आंसर करेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया था विनोबा भावे ने। आगे के प्रश्न का आंसर करेंगे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था जबकि दूसरा कौन था? तो दूसरा व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला प्रश्न है 72, आंसर करेंगे सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय शब्द है यहाँ पर, तो सर्वोदय शब्द को देने का काम किया था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है क्रिप्स मिशन 1942 से संबंधित कहता है कि भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? तो भारत में क्रिप्स मिशन के आगमन की अगर बात किया जाए तो 1942। 74 है कि किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग। तो यह है हमारा महात्मा गांधी का कथन। 75 कहता है कि निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो क्रिप्स मिशन जो भेजा था यह था विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है 76 कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा? लॉर्ड लिथगो ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के पॉइंट है, कहता है 77 नंबर प्रश्न कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्धा में। अगला प्रश्न है 78 कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है 79 कि भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? शुरू कहां से हुआ था? तो बंबई से शुरू हुआ था। प्रश्न है 80 कि यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा हुआ है? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। 81 है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो यह दिया था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न 82 है कि करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित है? तो इसका संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से। 83 प्रश्न है, बताएंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। अगला जो प्रश्न है हमारा 84 कि निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब या उपरोक्त सभी। तो 84 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं करने वाले पार्टियों में हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब था। 85 है कि निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो यह करने वाला व्यक्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल। 86 है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो आलेख बनाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया था। आंसर करेंगे 87 का कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस अध्यक्ष उस समय थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। आगे की प्रश्न है 88 कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष थे? ये इंपॉर्टेंट है। तो यह है अबुल कलाम आजाद।
आगे की प्रश्न है, आंसर करेंगे 89 कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। तो कांग्रेस रेडियो का प्रसारण, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, उषा मेहता से संबंधित है। आगे प्रश्न है, आंसर करेंगे 90 कि निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था। तो 90 का सही आंसर है राम मनोहर लोहिया। 91 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो यह थे विंस्टन चर्चिल। 92 कहता है कि अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था कौन थे। तो उनके साथ लुई फिशर था, जबकि बेब मिलर जो है ये किससे संबंधित है, पिछले सेट में आपने पढ़ा है, आप कमेंट में बताएंगे। 93 है कि महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था। महात्मा गांधी का लुई फिशर जो जीवनीकार है ये कौन था। तो एक अमेरिकी पत्रकार था। 94 कहता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया। तो इनको गिरफ्तार करके भेज दिया गया था बांकीपुर जेल में, जो कि पटना में स्थित है। 95 कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया। तो यह बंदी बनाया गया था बम्बई में। हमारा अगला प्रश्न है 96 कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था कहाँ। गांधी जी को जो कैद किया गया था यह था आगा खां पैलेस, जो कि पूना में स्थित है। आगे के जो प्रश्न है 97 कि 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था वे थे। 9 अगस्त 1942 को हजारीबाग में जिनको गिरफ्तार किया गया था वह थे शिव कुमार और रामानंद। प्रश्न हमारा 98 कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता ही पहचान किस संदर्भ में मिली। तो यह मिला था 98 का भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। आगे के जो प्रश्न है 99 कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों में संगठित किया था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जयप्रकाश नारायण। और इस सेट का आखिरी प्रश्न है, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को ऑन करके सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर लाइक कमेंट जरूर करेंगे। तो देखते हैं आखिरी प्रश्न है सेट नंबर 17 का कि 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए। तो यह लाए गए थे पटना में, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था सेट नंबर 17। इसके आंसर भी आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। आप चाहें तो इसके पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, व्हाट्सएप की लिंक दी गई है, आप ज्वाइन कर लेंगे। साथ ही साथ आप चाहते हैं कि जो नए बैच हमारा शुरू हो रहा है उसमें ज्वाइन करना दरोगा और बीपीएससी के लिए, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लेंगे। मात्र 99 रुपये में दरोगा और 499 रुपये में बीपीएससी सीडीपीओ की तैयारी कराई जा रही है। 7654957719 पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आज आपने हमारे साथ जुड़ा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।